बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसी चल रही स्टडीज आपकी? मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपकी स्टडी अच्छी चल रही होंगी और मेरे वीडियोस आपको हेल्प कर रहे होंगे। मुझे बहुत से कमेंट्स भी आ रहे थे, मैम बीसीडी पेपर 3 का बनाइए। तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है बिकॉज आंसर्स को पूरा फ्रेम करना पड़ता है और ढूंढना भी अच्छे से पड़ता है, लैंग्वेज देखनी पड़ती है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, उसके लिए माफ़ी चाह रही हूँ। बट मैं कोशिश करूँगी आपको बहुत बहुत फास्ट पेपर्स की सोल्यूशन देती जाऊँ। तो जैसे आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर 3 का सेक्शन बी जो 18 मार्क्स का है। ये अपलोड हो चुका है CD में, फटाफट से मैं आपको दे ही दूंगी एक ही दिन के अंदर बेसिकली। ओके, तो चलो देखते हैं अभी 25 नंबर क्वेश्चन जो है वो कितना क्या कह रहा है। और ये 2 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है सेक्शन बी के अंदर। ठीक है बच्चा, चलिए। तो क्या कह रहा है? गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट फॉर द फॉलोइंग गैसेस। ठीक है, तो अभी ये गैसेस रिलीज हो रही हैं, तो कैसे पता चलेगा कि गैस रिलीज हुई है? कुछ तो चेक करने का क्राइटेरिया होगा। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं बच्चा जी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो लाइम वाटर को मिल्की के मतलब मिल्क जैसे कलर में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, इसकी वजह से। जैसे मैं सिंपल बताऊँ, बाहर ना वो पान पार्लर पे चूना मिलता है, एक दो 3 रुपए का मिलता होगा। ठीक है, ट्यूब मिलता है। अब उसको लेके आए, पापा से मंगवा लीजिए। ठीक है, ग्लास भर लीजिए पानी का, या थोड़ी सी वो बॉटल जिसमें आप ज़्यादा स्पेस ना हो। ठीक है, और उसको पहले ना चूने को पानी में डाल के उसको पूरा डिजोल्व कर लीजिए और फिर उसके अंदर आप फूंक मारिए करके। ठीक है, तो अभी जैसे हम लोग फूंक मारते तो दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते। इतना पता है अपने को, बचपन में सीखा था कि दैट वी आर इनहेलिंग द ऑक्सीजन एंड एक्सेलिंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। वो जो लाइम वाटर आपका बना वो मिल्क जैसे कलर के फॉर्म में आ जाएगा, वाइटिश मिल्क कलर के फॉर्म में आ जाएगा। दैट मीन्स कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज किया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस चेक करने का एक बहुत आसान तरीका है। ठीक है, इसकी इक्वेशन जरूर लिख देना। जितना इक्वेशन उन पे ध्यान देंगे ना उतना चेकर जो है वो इम्प्रेस होगा हमसे। ठीक है, तो लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH ट्वाइस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब मिक्स हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट ऑफ वाटर। ओके, अब बात करते हैं NO2। NO2 का क्या है? तो देखो NO2 में कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। द रीजन इज दैट कि उस गैस का ऑलरेडी कलर है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज अ कलरलेस। ठीक है, बट NO2 का कलर है तो दैट इज अ ब्राउन कलर। तो ब्राउन कलर अगर कभी भी रिलीज होता है दैट मीन्स कि नाइट्रोजन गैस रिलीज हुई है। उसकी स्मेल बड़ी सी गंदी होती है। ठीक है, सड़े वंडे जैसी स्मेल होती है, बदबूदार। और ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर लेगा। तो ये कुछ क्राइटेरिया से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कॉपर। ओके, कैन बी कट विथ अ नाइफ इजीली। सोडियम। सोडियम लिख दो, पोटेशियम लिख दो, दोनों सही है। ठीक है, चलो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखो, सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। रेस्पिरेशन जैसे आप और हम अभी रेस्पायर कर रहे हैं तो ऑक्सीजन अवेलेबल है और हम उसी को तो इनहेल कर रहे हैं। ठीक है, तो वी आर डूइंग द एरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक जो होता है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, वो सारे के सारे बैक्टीरिया वगैरह जो करते हैं वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो ज़मीन के अंदर होता है, ऊपर की तरफ नहीं होता। इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, इसमें एनर्जी कम रिलीज होती है। ये जो पूरा प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, इसके 2 स्टेप होते हैं ना, तो पहले साइटोप्लाज्म में होता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और उसके बाद ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही होता है। जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अभी आपने इनहेल किया ऑक्सीजन, क्या एक्सेल आउट कर रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सीधी सी बात है। ठीक है, जब हम लोग एरोबिक, आपने सुना है जिम में बोलते हैं हम एरोबिक्स करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एरोबिक्स इसका मतलब कि मस्त ऐसे ट्रेनिंग। ठीक है, तो आप अगर ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हो या नॉर्मली दौड़ रहे हो, स्किपिंग कर रहे हो, डांस कर रहे हो, तो उस टाइम अपनी सांस फूल जाती है और हम लोग ऑक्सीजन ज़्यादा लेते हैं। दैट रेस्पिरेशन इज द एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, और फिर हम क्या एक्सेल आउट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस हमें पसीना भी आता है, तो इसके लिए वो क्या हो गया? वाटर। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो एंड प्रोडक्ट्स रहेंगे वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सारे के सारे हायर ऑर्गेनिज्म जैसे मैमल्स हैं। ओके, वी ह्यूमन बींग्स आर मैमल्स। ठीक है, हम ये परफॉर्म करते हैं। और जो लोअर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, ठीक है, यीस्ट, ये जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। सारे के सारे में कुछ ही। ठीक है बच्चा, बहुत इजी है। देखो 2 मार्क का है तो 4 पॉइंट लिखने हैं आपको। ठीक है, तो मैंने आपको 1 2 3 4 5 तो दे दिए हैं, तो आपको भी 4 पॉइंट्स लिख देना। चलिए नेक्स्ट। हाउ इज एन ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड बाय रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स। ठीक है, स्पोर्स
देखो आपने चैप्टर 8 में किया था ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्पोर्स फॉर्मेशन एक टॉपिक था। तो ये क्वेश्चन उसमें से ये क्या बोल रहा है कि ऑर्गेनिज्म को कैसे फ़ायदा है, स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करने में ऑर्गेनिजम्स को क्या फ़ायदा है। तो देखो सबसे पहली बात, ये बहुत सिंपल होता है और फास्टर होता है, ठीक है। स्पोर्स दाने दाने यूँ पूरे जहाँ जहाँ बिखरेंगे वहाँ पे नया नया प्लांट ग्रो हो जाएगा, और बहुत फास्ट भी हो गया, सिंपल तरीका भी हो गया, ठीक है। दूसरा, स्पोर्स इतने छोटे होते हैं ना, दाने होते हैं बिल्कुल, ठीक है, इतने छोटे होते हैं, इतने लाइट वेट होते हैं कि वो विंड से एनिमल्स यहाँ पे कोई वो वाला एनिमल नहीं, जैसे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं ना, मधुमक्खी बैठ गई, ठीक है, ऐसे सब बैठ जाते तो उनके पाँव के ऊपर चिपक जाता है, फिर कहीं और जाके बैठ गए तो फिर कहीं छूट के आ जाएगी। तो इसके लिए वो इट्स ईजियर टू डिस्पर्स, ठीक है, हर जगह पे वो आराम से फैल सकता है। एंड स्पोर्स जो हैं दे बियर थिक रेजिस्टेंस कवरिंग टू इनेबल देम टू सर्वाइव। अब स्पोर्स का जो ऊपर का जो पूरा कोटिंग होता है ना वो बहुत थिक होता है, ठीक है, इसके लिए वो अनफेवरेबल कंडीशंस में भी सर्वाइव कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जब तक उनके पास फेवरेबल कंडीशन नहीं है जर्मिनेट होने की, तब तक वो जिंदा रहेंगे, सर्वाइव करेंगे, ठीक है, मर नहीं जाएंगे। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आ गई वहाँ पे वो जर्मिनेट करके अपने प्लांट को ग्रो कर लेंगे। तो इस हिसाब से ऑर्गेनिज्म जो है वो जल्दी से बेनिफिट होते हैं। देखो इसके अंदर तो फंगस ही ज़्यादातर रहता है ना, स्पोर्स फॉर्मेशन तो फंगस की मतलब फंगस ही तो करता है, ठीक है। तो इसके लिए ये उसके लिए काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। इसके अलावा देखना फंगस हर जगह पाया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसा लग रहा है वीडियो ज़रूर बताते जाइए, ओके, कमेंट करते जाइए, लाइक करते जाइए। आपके लाइक्स और कमेंट्स से ही पता चलता है कि बच्चे मेरा वीडियो पसंद कर रहे हैं, बिकॉज फेस टू फेस तो मुलाकात हो नहीं रही है। तो इसके लिए आपके कमेंट्स और लाइक्स ही मुझे एंकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं वीडियोस बनाने के लिए। तो चलो अब 29 नंबर क्वेश्चन, ज़्यादा बात नहीं करूँगी मैं। कैन यू थिंक ऑफ द रीजन्स वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कैनॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू रीजनरेशन। सॉरी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है, जैसे हम एनिमल्स हो गए ना, ह्यूमन बींग्स हो गए, ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं, लायन टाइगर हो गए, ये सब जो हैं, ठीक है, हम लोग ना जब बच्चा पैदा करते हैं, ठीक है, तो हम लोग रीजनरेशन के थ्रू जो है वो नया बच्चा नहीं पैदा करते हैं, कोई भी बच्चा नहीं पैदा करते हैं, ठीक है। तो हमारे में रीजनरेशन क्यों नहीं पॉसिबल है, उसका आंसर, हायर कॉम्प्लेक्स organisms cannot give rise to new individuals through regeneration because कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम होता है, ठीक है, जैसे कि पता है ना, सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ओके ग्रुप ऑफ सेल, फिर ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यूज ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर रहता है। अब इसका मतलब कि हमारी बॉडी जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है और हर एक ऑर्गन का काम अलग अलग है, ठीक है। तो अभी इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी के अंदर रीजनरेशन चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही है। क्यों, आगे भी है, क्योंकि जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी के अंदर वो सब एक साथ मिलकर काम करते हैं और एक साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग रेस्पायर कर रहे हैं तो ऑक्सीजन गया, ठीक है, अभी ऑक्सीजन ही है जो हमारे खाने को ब्रेक डाउन करता है तो हमें एनर्जी मिलती है, तो यही एनर्जी जो है वो देखो इसके साथ स्टमक डाइजेशन भी करेगा, ठीक है, लंग्स रेस्पायर भी करेगा, हार्ट बीट भी करेगा, मतलब कि हर एक ऑर्गन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ना। अब इंटरकनेक्टेड होने की वजह से, ठीक है, जो हमारे पास बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, तो वो रीजनरेट कैसे करेंगे, क्योंकि अगर रीजनरेट का मतलब एक टूटा, ठीक है, मतलब कि एक में से 2-3 बनना, अब लंग्स कैसे 2-3 बनेंगे, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो जो है वही है, हाँ हम लोग एक काम कर सकते हैं, हमारी बॉडी एक काम कर सकते हैं, वो ये कि कुछ बॉडी के पार्ट्स को रीजनरेट जरूर कर सकती है। जैसे कि अगर हमें कहीं पे स्किन पे कुछ खरोच वरोच आ गई ना, कई बार से लग जाता है ना, खून निकल जाता है, तो उसके बाद जो अपनी स्किन होती है वो खुद ही रिपेयर हो जाती है ना, तो दैट इज अ रीजनरेशन प्रोसेस। तो ऐसे कुछ टिश्यूज लेवल पे फिर भी थोड़ा बहुत पॉसिबल है, ऑर्गन लेवल पे तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो जैसे कि स्किन आ गए, ठीक है, मसल आ गया, ब्लड, ऐसे कुछ टिश्यू लेवल पे पॉसिबिलिटी फिर भी है। तो इसके लिए हम लोग अब जब हमारे टिश्यू लेवल पे है, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम है नहीं, तो नया का नया बॉडी दूसरा बनाने के लिए रीजनरेशन मेथड तो काम वैसे नहीं आने वाला, ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है ना, और हमारी बॉडी तो कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30, अ ब्लर्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। ओके, स्क्रीन पे ये रही स्क्रीन, यहाँ पे इमेज कैसे है, ब्लर्ड इमेज है, विच इज शोन इन द डायग्राम। What adjustment would you do in object distance and focal length of the lens to obtain clear
डिस्ट्रिक्ट नहीं, डिस्टिंक्ट है, ठीक है, डिस्टिंक्ट इमेज ऑन द स्क्रीन। देखो अब आपको फिगर दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि इस फिगर के अनुसार जो स्क्रीन पे जो इमेज बन रही है वो पूरी ब्लर्ड इमेज बन रही है, ठीक है। तो आप ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में और फोकल लेंथ में क्या चेंज करोगे? देखो अभी बेटा आप लोग थियोरेटिकली जाते हो ना, इसके लिए क्वेश्चंस में तुम ना कम घबरा जाते हो कि क्या बोल रहे, समझ ही नहीं आ रहा। अब थोड़ा सा शांति से मेरी बात को सुनो। अब समझो कि आप दूर बैठे हो, आप क्लास में बैठे हो और आप बैठे हो लास्ट बेंच पे, ठीक है, सामने की तरफ बोर्ड है, ठीक है, 10-12 बेंचेस आगे छोड़ के सामने की तरफ बोर्ड है। अब आपको वो इमेज नहीं दिख रहा है, आप क्या बोलोगे? मैम मुझे बोर्ड पे कुछ दिख नहीं रहा, मैं आगे आऊँ? आप क्या हो? ऑब्जेक्ट। आंखें तो आपके पास है ना, ठीक है, मतलब आप ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। तो क्या कर रहे हो कि आपको वो दिख नहीं रहा, तो आप क्या बोलोगे? मैं आगे आ जाऊँ। मतलब कि आपने क्या किया? आपने डिस्टेंस डिक्रीज कर लिया। बात समझ में आई? ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है, जो मतलब आप यू आर द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर आपको इस ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड जो भी हो नहीं दिख रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? आप लास्ट बेंच से मैम को बोलोगे मैं मुझे आगे बिठा दो ना, तो ये लास्ट बेंच का डिस्टेंस है और आगे आगे तो डिस्टेंस कम हो गया, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या करना पड़ जाएगा हमें? डिक्रीज। बात समझ में आई? ठीक है, तो इसका आंसर ये कह रहा है कि हमें दो सूरतों में बताओ, एक तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में बताओ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी डिक्रीज्ड, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आप जब आगे आगे बैठोगे तो आपको बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है वो क्लियरली नजर आएगा, है ना? क्लियर हुआ? अच्छा, एक तो ये आ गया। अब बात करते हैं फोकल लेंथ की। भाई फोकल लेंथ क्या होगा? देखो अच्छा, दूसरा ये कि हम लोग स्क्रीन को आगे लेके जाएं। अब यार ब्लैक बोर्ड को आगे लेके आना कहाँ से पॉसिबल है ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो चीज़ तो अपन सोच नहीं सकते हैं। तो दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग? तो फोकल लेंथ का क्या कर सकते हैं? देखो फोकल लेंथ मतलब क्या होता है बच्चा? जहाँ पर रेज मीट कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेस मीट कर रही हैं। अब हम स्क्रीन को यहाँ पे लेके आए तो बात तो क्लियर हो गई, बड़ा सब तो कर नहीं सकते हम लोग, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन बोर्ड को तो आगे पीछे नहीं कर सकते हम लोग, तो क्या कर ले? तो एक काम कर लें, ठीक है, हम लोग ना क्या कर लें, फोकल लेंथ यहाँ, अगर फोकल लेंथ यहाँ मीट करती हो तो काम हो जाएगा। दैट मीन्स हम लेंस के, हम लोग लेंस का कुछ चेंजेस करके हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे कर लें कि जब ये लाइन आए, ठीक है, तो फोकल लेंथ जो है वो क्या हो, यहाँ पे मीट करे, है ना। फोकल लेंथ कहाँ मीट करे? यहाँ पे स्क्रीन पे, तो इमेज क्लियर हो जाएगी। मतलब कि हमने फोकल लेंथ जो यहाँ बन रहा था वो हमें यहाँ पे चाहिए, तो हमने फोकल लेंथ का डिस्टेंस क्या कर लिया? इंक्रीज कर लिया ना, ठीक है। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, focal length of the lens should be increased। आया समझ में? क्लियर हुआ बच्चों ये? ठीक है, देखो ये बहुत कॉमन सेंस की बात है। आप जब मोबाइल में क्या करते हो, ठीक है, अगर आपको कोई इमेज ब्लर होती है तो आप जूम इन जूम आउट ऐसे कुछ कर लेते हो ना, ठीक है, तो आप फोकस पॉइंट को क्लियर कर लेते हो, ठीक है, ताकि इमेज शार्प आए। तो यही चीज़ है, उसको फोकल लेंथ चेंज करना ही बोलते हैं, ठीक है, दैट्स इट। अब आया समझ में? कैसा लगा आंसर एंड एक्सप्लेनेशन? समझ में आई अच्छे से क्या क्वेश्चन कह रहा है? चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ दैट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ठीक है ना। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा हमसे? ये हमसे कह रहा है a student Bhavin has drawn an electric circuit as shown in the figure according to understand the Ohm's law। Ohm's law समझने के लिए उसने ये सर्किट को ड्रॉ किया है। His teacher आशीष भाई said that a correction necessary in the circuit, correct and redraw the circuit। ठीक है, अब जो उनके सर है ना वो कह रहे हैं कि भाई तुमने गलती की है, ठीक है, कुछ गलती की, करेक्शन देख लो और फिर से इसको बनाओ। तो चलो देखते हैं क्या है। देखो सबसे पहले जो मुझे चेंज नज़र आ रहा है बेटा वो ये है, वोल्ट मीटर तो पैरेलल कनेक्शन में जाता है ना, और एम मीटर जाता है सीरीज कनेक्शन में। तो एक तो बच्चे ने यही गलती कर ली, है ना। अच्छा अब दूसरा यहाँ पे देखना, बैटरी में देखो दो लाइन, मतलब कि ये नेगेटिव पॉजिटिव फिर पॉजिटिव, फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। दो पॉजिटिव इकट्ठे कहाँ से आ गए? तो तीसरा उसने बैटरी बनाने में गलती की है, ठीक है। अगर मैं इन चीज़ों को करूँ रीड्रॉ तो क्या हो जाएगा? देखो ये बैटरी, ओके, कितनी है? 1 2 3 4, ठीक है। तो ये बैटरी का कनेक्शन आ गया मेरा, तो ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। अब ओके, अब इसके बाद
ये तो ठीक ही है, चलो ये पॉइंट एक्स और ये पॉइंट वाई और ये रजिस्टर है, ठीक है। तो चलो ये तो क्लियर ही है, थोड़ा सा ऊपर ले लो, ठीक है। यहाँ पे क्या आना चाहिए बेटा, यहाँ पे आना चाहिए वोल्ट मीटर, पॉइंट वाई के साथ कनेक्टेड हो गया, प्लस माइनस, ठीक है। फिर ओके, यहाँ पे सीरीज़ में क्या करना है मुझे, एम मीटर, ठीक है, प्लस माइनस आ गया। ओके, यहाँ पे इन लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है, मैं ठीक है, ये रहा, ठीक है, ये वाला अपना की आ गया यहाँ पर, तो उसका तो कोई इशू है नहीं। चलो, तो ये पूरा हम लोग एक्चुअली यूँ आना चाहिए, ठीक है। तो ये समझो कि पूरा कनेक्शन आ गया, मतलब ये कनेक्शन आ गया, ये कनेक्शन आ गया, ये कनेक्शन आ गया, और ठीक है ये कनेक्शन आ गया, ठीक। ये बेसिकली यूँ बनाना, ऐसे करके ऊपर वाला को मिटा दो, अगर थोड़ा बना रही हूँ तो इसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, ठीक है। ओके, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो ओम्स लॉ में जो डायग्राम दिया हुआ है ना, बस वही डायग्राम को आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आई इसके अंदर। सबसे पहला क्या आया, दैट एम मीटर कनेक्टेड इन सीरीज। सेकंड क्या आया, वोल्ट मीटर कनेक्टेड पैरेलल या इन पैरेलल, ठीक है। और तीसरा चेंजेस क्या आया था, बैटरी शुड बी कनेक्टेड इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलैरिटी, ठीक है। ओके, हालांकि इन्होंने स्टेटमेंट लिखने के लिए बोला, सिर्फ रीड्रॉ करने, तो अपन ने रीड्रॉ तो कर लिया ना, फिर से ड्रॉ तो कर लिया हम लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32, स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन ऑफ द रजिस्टर्स। देखो, पैरेलल कनेक्शन के अंदर हर एक अप्लायंस को पूरा का पूरा वोल्टेज मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे वोल्टेज की कोई दिक्कत नहीं है, सबको उतना का उतना वोल्टेज मिलेगा। अगर कोई भी एक अप्लायंसेस बंद हो जाता है या ख़राब हो जाता है तो दूसरे पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो अगर एक रेफ्रिजरेटर के साथ मैंने मिक्सर रखा है, ठीक है, और उसके साथ एक बल्ब भी चल रहा है, तो तीनों चीज़ चल रही हैं, ठीक है। तो अगर मिक्सर ख़राब हो गया है, मिक्सर बंद हो गया, तो उसका इफेक्ट ना बल्ब पे आएगा और ना रेफ्रिजरेटर पे आएगा, ओके। पैरेलल सर्किट के अंदर जो करंट है वो डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब कि जिस अप्लायंस को जितना करंट चाहिए उसको उतना ही मिलेगा, मतलब कि एक्स्ट्रा फ्लो नहीं होगा, इसके लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी, अप्लायंस जो है वो हमारा बिगड़ेगा नहीं, ओके। पैरेलल कनेक्शन के अंदर इट इज़ वेरी इजी टू कनेक्ट और डिसकनेक्ट, ये कोई भी एक अप्लायंस को निकालना है निकाल सकते हो, अगर एक नया जोड़ना है उसको जोड़ भी सकते हो, जिसमें बाकी सारे अप्लायंसेस के वर्किंग की एफिशिएंसी में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं। इसके लिए हमारे घरों के सर्किट में जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें पैरेलल कनेक्शन हम लोग ज़्यादा करते हैं, ठीक है बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर आस्क्ड हिज स्टूडेंट मनल, why are electrical appliances with metallic surface connected to the mains through 3-pin plug and an electric bulb is connected to the mains to a 2-pin bulb plug, ठीक है। तो टीचर जो है वो मनल से पूछ रहे हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होते हैं जिसका मेटेलिक सरफेस होता है, ठीक है, मेटल सरफेस जिसका भी होता है ना, जैसे आयरन होता है वो मेटल सरफेस वाला होता है, ठीक है, माइक्रोवेव है वो मेटल सरफेस है। तो ऐसे जो मेटल सरफेस होते हैं उनका जो प्लग होता है, जो पिन होते हैं, उसमें 3 पिन क्यों आता है, मतलब हमें उनको 3 पिन में क्यों कनेक्ट करना पड़ता है। और जैसे हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब, जैसे मेटल सरफेस नहीं है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब है क्या, तो उसमें हम लोग 2 पिन प्लग का क्यों यूज़ करते हैं। तो मनल रिप्लाई कर रही है, 3 पिन कनेक्शन रिड्यूसेस द हीटिंग ऑफ वायर्स कनेक्टेड इन द सर्किट्स, ठीक है। तो कह रही है कि 3 पिन कनेक्शन जो है ना वो वायर्स के अंदर हीटिंग, मतलब जो गर्म करेगा ना वायर को, वो रिड्यूस कर लेगा। अब आप बताइए कि ये उसका एक्सप्लेनेशन सही है गलत है, सीधी बात है गलत है, ये कोई एक्सप्लेनेशन होता ही नहीं है। मनल आंसर इज नॉट करेक्ट, बिकॉज मेटेलिक बॉडी कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की होती है ना, वो 3 पिन के साथ हम इसके लिए कनेक्ट करते हैं
क्योंकि जो थर्ड पिन होती है, यूँ करके पता है ना आपको, ऐसे करके, ठीक है, तो ये 3 पिन वाला होता है ना, तो ये जो थर्ड पिन होती है ना वो होती है अर्थिंग वायर, जो अर्थ के साथ कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो वो ज़्यादा अगर अमाउंट में कभी इलेक्ट्रिक करंट को ले भी ले और हमारे अप्लायंसेस की इतनी ताकत ना हो उसको पकड़ने की, तो वो तो शॉर्ट सर्किट हो जाए। इसके लिए ये जो अर्थिंग वायर, जो ये ऊपर वाला प्लग होता है ना, ठीक है, ये जो है वो अर्थ के साथ कनेक्टेड किया जाता है एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन। इस तरीके से अगर एक्स्ट्रा चार्ज फ्लोइंग होता भी है तो वो अर्थ में पास किया जाएगा और शॉक्स नहीं लगेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। इसका हीटिंग से रिड्यूस करने का कोई भी लेना देना नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज गार्डन कंसिडर्ड एज एन इकोसिस्टम? गार्डन को हम इकोसिस्टम क्यों कहते हैं? बेसिकली इकोसिस्टम में तो सारे के सारे नेचुरल चीज़ें आते हैं ना, गार्डन तो हम खुद बनाते हैं। तो चलो देख लेते हैं। देखो इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है बेटा? इकोसिस्टम का मतलब ये है कि जहाँ पर भी एबायोटिक और बायोटिक चीज़ें, ठीक है, एक साथ मिलके एक एनवायरनमेंट फॉर्म करती है, एक बैलेंस फॉर्म करती है, उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। अब गार्डन के अंदर आपको ग्रासेस, ट्रीज, श्रब्स, बहुत सारे फ्लावर्स बियरिंग प्लांट्स मिल जाते हैं, ठीक है, फ्रॉग्स, स्क्वेरल, इंसेक्ट्स, ये कुछ अलग है, ठीक है, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ऐसे कुछ मिल जाते हैं, एनिमल्स भी आ गए, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ पे उनका ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, प्लस उस दौरान लाइट, विंड, वाटर, मिनरल, सॉइल भी उनको हेल्प करते हैं उनकी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, उनके इंटरेक्शन में, तो जिसकी वजह से गार्डन को भी हम इकोसिस्टम कंसिडर करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वाई इज फूड वेब गिव ब्रीफ इन्फॉर्मेशन, सॉरी, व्हाट इज फूड वेब गिव ब्रीफ इन्फॉर्मेशन विथ एग्जाम्पल, ठीक है। फूड वेब क्या होता है वो बताइए। देखो अब फूड वेब जो है वो बेसिकली फूड चेन्स का बहुत ज़्यादा कनेक्शन दिया हुआ है, इट्स अ ह्यूज नेटवर्क, ठीक है। फूड चेन बहुत सिंपल है, जबकि फूड वेब जो है वो ब्रॉडर तरीके से बात हो रही है। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, consumed a large number of predators और it consumes multiple other creatures, ठीक है। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के पास खाने के लिए बहुत सारे क्रिएचर्स हैं, ठीक है, एक नहीं है। ग्रास को ग्रास ऑफर ने खाया, ग्रास ऑफर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया। ये सिंपल, ये सिंगल चेन है, दैट इज फूड चेन। बट ऐसा नहीं है ना, ठीक है। फ्रॉग को खाली स्नेक थोड़ी खाएगा, बहुत सारे और क्रिएचर भी उसको खाने वाले, ठीक है। ग्रास ऑफर को खाली फ्रॉग थोड़ी खाएगा, कैमेलियन भी है, ग्रास ऑफर को खा लेता है, ठीक है। तो देयर आर मैनी ऑप्शंस। तो जब फूड वेब, इसकी वजह से फूड वेब क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन से मिलके बनती है। जैसे कि स्नेक जो है वो माइस भी खा सकता है, चूहा, अब चूहा तो हर्बीवरस है, और वो फ्रॉग भी खाएगा, फ्रॉग कार्निवरस है, दोनों खा सकता है, ठीक है। वाइल जैकल वो कार्निवरस और स्कैवेंजर्स दोनों को खा सकता है। तो दैट मीन्स कि दे हैव द ऑप्शन ऑफ मल्टीपल, बुफे है उनके पास, ठीक है। वो खाली फ्रॉग को खा के स्नेक ना कुछ नहीं रहेगा, उसके पास बहुत सारे और भी ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो खा लेगा वो, तो उनके पास बुफे है। तो बुफे कॉम्प्लिकेटेड ही होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से फूड वेब जो है वो बेसिकली एक ह्यूज नेटवर्क है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड? द हार्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ टू साइड्स, दो साइड्स होते हैं ना, एक राइट होता है और एक लेफ्ट होता है। जो राइट साइड होता है बेटा हार्ट का, वो कौन सा ब्लड रिसीव करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से आते हैं? सेल्स और टिश्यूज में से आते हैं, और फिर वो वाले ब्लड को वो लंग्स में पास कर लेता है फॉर द प्यूरिफिकेशन। फिर यही ब्लड जब प्योर होके, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट की तरफ आता है, तो वो प्योर मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आ गया, ठीक है, फ्रॉम द लंग्स, और फिर वो बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भेजा जाता है। इसको अपन कहते हैं डबल सर्कुलेशन। मतलब कि हार्ट के पास ब्लड दो बार आ रहा है, एक कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो इम्प्योर है हार्ट में आया, उसको लंग्स में भेजा, प्योरीफाई करके लंग्स ने फिर से वो जो अच्छा वाला ब्लड है वो हार्ट में भेजा, तो हार्ट में ब्लड दो बार आ रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है। ये ज़रूरी भी है हम जैसे ह्यूमन बींग्स जैसे कॉम्प्लिकेटेड एनिमल्स के लिए, ताकि एक तो सेपरेशन हो जाए इम्प्योर एंड प्योर ब्लड का, और जो ब्लड को एनर्जी चाहिए, ठीक है, वो एनर्जी भी उसको मिल जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन,
वी यूज़ पावर सप्लाई ऑफ 2 डिफरेंट करंट रेटिंग्स एट अवर होम्स वाइड। ठीक है, हमारे घरों में ना 2 करंट रेटिंग सिस्टम आते हैं। क्यों? देखो, 2 सेपरेट सर्किट्स आर फॉर्म्ड इन द डोमेस्टिक वायरिंग, एक हाई पावर रेटिंग के लिए और एक लो पावर रेटिंग के लिए। जो हाई पावर रेटिंग है 15 एम्पियर, ठीक है, जिसके लिए जैसे माइक्रो ओवन हो गया, ठीक है, एयर कंडीशनर, गीज़र, वॉशिंग मशीन, ये उनके लिए होता है जिनको बहुत ज़्यादा करंट चाहिए होता है। और दूसरा जो होता है वो स्मॉल करंट्स के लिए आता है, ज़्यादा उनको करंट नहीं चाहिए, ठीक है, और ना ही उनका पावर रेटिंग। जैसे बल्ब होगा वो कितना होगा ना, 100 वॉट का बल्ब, हाँ इससे ज़्यादा होता भी नहीं है, ठीक है, 100 वॉट का बल्ब होगा। तो बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, टीवी फैन हो गए, कंप्यूटर हो गए, इनकी रेटिंग कैसी होती है 5 एम्पियर। ठीक है, तो इसके लिए उसको अपन लाइटनिंग सर्किट भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक आता है पावर सर्किट। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे ये वाला जो सर्किट है हाई पावर वाला, इसको हम हाई पावर सर्किट बोलेंगे, और एक कम पावर वाला जो लाइटनिंग सर्किट बोलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे घर पे 2 टाइप के रेटिंग्स किए जाते हैं। अभी तो खैर 15 एम्पियर से ज़्यादा हो गया, 16 एम्पियर और 20 एम्पियर तक पहुँच जाता है गीज़र वगैरह में तो। बट ठीक है, आपके बुक में से कोई दिया हुआ नहीं है तो हम उसको ऐड ऑन नहीं करेंगे। सो बच्चा पार्टी, यहाँ पे हम लोगों ने सेक्शन बी फिनिश कर लिया। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। आई होप कि आपको सेक्शन में मीनिंग सबको समझ में अच्छे से। एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। एंड अभी हम मिलेंगे दूसरे लेक्चर में जहाँ पे हम लोग कुछ और क्वेश्चंस की बात करेंगे। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, मेरे साथ जुड़े रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।